नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो बंध प्राचल यानी कि बॉन्ड पैरामीटर का रहने वाला है। तो आज अपन बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आखिर बॉन्ड पैरामीटर होते क्या है। तो जो अपन ने अभी सहसंयोजी बॉन्ड पढ़ा था, सहसंयोजी बंध पढ़ा था, ठीक है ना। तो उनके जो यौगिक होते हैं, तो सहसंयोजी यौगिकों में कुछ निश्चित स्थिरांक होते हैं, ठीक है, जिनको अपन बॉन्ड पैरामीटर या बंध प्राचल कहते हैं। तो इसमें अपन कुछ टॉपिक पढ़ते हैं इसमें या इसके अंतर्गत, जैसे कि बंध ऊर्जा है या जिसको बंध एंथैल्पी भी बोलते हैं, बंध कोण है और बंध लंबाई, और इसके बाद आबंध कोटि। तो ये चार है ना, इसके अंतर्गत बॉन्ड पैरामीटर आते हैं, जिनका अपन क्रम बाई क्रम है ना आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बंध प्राचल होते क्या है। तो इसकी परिभाषा अपन देखेंगे, बॉन्ड पैरामीटर। तो जो सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी सहसंयोजी बंध की सहसंयोजी बंध की सहसंयोजी बंध की अभिलाक्षणिक स्थिरांक अभिलाक्षणिक स्थिरांक अभिलाक्षणिक स्थिरांक अभिलाक्षणिक स्थिरांक बंध प्राचल कहलाते हैं। बंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर कहलाते हैं। बंध प्राचल कहलाते हैं। इसमें इसके अंतर्गत है ना कुछ अपन को पॉइंट पढ़ना है, तो इसमें अपन यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा बंध ऊर्जा या इसी को अपन बोलते हैं बंध एंथैल्पी। बंध एंथैल्पी बंध एंथैल्पी इंग्लिश में बोलते इसको बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या जिसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। इसके बाद दूसरा पढ़ना है अपन को बंध लंबाई। बंध लंबाई जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जिसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। जिसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसके बाद तीसरा पढ़ना है अपन को बॉन्ड एंगल या बंध कोण। बंध कोण बंध कोण इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल। इसके बाद तीसरा है आबंध कोटि या बंध कोटि। चौथा है बंध कोटि। बंध कोटि बंध कोटि जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो ये 4 पैरामीटर अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब बंध बनाते हैं अपन, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कुछ ऊर्जा अपन को मान के चलिए, जब बंध अपन बनता है, बॉन्ड बनता है, तो इसमें कुछ एनर्जी जब परमाणु आपस में, है ना, बंध बनाते हैं, तो उनमें कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है। और जब इस बंध को अपन को तोड़ते हैं, या इस बंध को जब तोड़ना होता है, तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा अपन को देनी पड़ती है। तो जितनी मात्रा इसको अपन देते हैं, है ना, उसी ऊर्जा की जो मात्रा है, उसी को अपन बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे परमाणुओं द्वारा परमाणुओं द्वारा परमाणुओं द्वारा बंध बनाने में, परमाणुओं द्वारा बंध बनाने में परमाणुओं द्वारा बंध बनाने में एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। उतनी ही मात्रा में उतनी ही मात्रा में बंध को तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे बंध ऊर्जा कहते हैं, जिसे अपन बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि परिभाषा के रूप में अपन देखें यहाँ पे, है ना, इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा। तो अपन लिखेंगे गैसीय अवस्था में पदार्थ की गैसीय अवस्था में एक मूल बंध तोड़ने के लिए एक मूल बंध तोड़ने के लिए कम से कम आवश्यक मात्रा पदार्थ की गैसीय अवस्था में एक मूल बंध तोड़ने के लिए कम से कम ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहते हैं।
बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक मोल परमाणु लेंगे अपन, या ठीक है ना, तो जितनी मात्रा में अपन को है ना बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी ऊर्जा को ही अपन बंध ऊर्जा या फिर बंध एंथैल्पी कहते हैं। इसी को ही अपन बंध एंथैल्पी कहते हैं। और इसे सामान्यता किलो जूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं। किलो जूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं। और जो बंध ऊर्जा है ना, ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो बंध ऊर्जा है, ठीक है ना, तो ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है। तो वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये निर्भर करती है। तो यहाँ पे लिखे अपन बंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। बंध की जो बंध ऊर्जा है वो निम्नलिखित है ना, यहाँ पे दो कारक हैं जिन पर ये बंध की बंध ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है वो है परमाणु आकार। तो जो बंध की जो बंध ऊर्जा है वो परमाणु आकार पर निर्भर करती है। यदि परमाणु का आकार बड़ा है, ठीक है ना, तो जो परमाणु बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो जब जो एक दूसरे से बंध बना कर है ना, बंध बनाने में परमाणुओं का आकार यदि जितना बड़ा है, ठीक है ना, तो उतनी ही कम ऊर्जा एक दूसरे के निकट आ पाती है। तो भी क्या है, परमाणु का आकार यदि बड़ा है तो एक दूसरे के निकट, ठीक है ना, उतना ही कम है ना, कम से कम वो निकट आ पाते हैं। तो बंध बनाने वाले परमाणुओं का जितना बड़ा होता है उतना ही कम वे एक दूसरे के निकट आ पाते हैं, जिससे क्या होता है, बंध ऊर्जा की मात्रा उतनी ही कम होती है। परमाणु जैसे है ना, यदि उनका परमाणु का आकार बड़ा है तो जैसे ही बंध बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के क्या है, निकट नहीं आ पाते। इससे क्या होता है, बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है। यानी कि इस प्रकार की परमाणु के बंधों को तोड़ने के लिए अपन को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा इसमें बंध बाहुलता, यानी कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि ऐसे परमाणु जिसमें है ना बहुत सारे बंध हो, यानी कि एक बंध के अलावा और भी बंध हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, बॉन्ड बाहुलता, बंध बाहुलता कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि CH4 है ना, तो CH4 में है ना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, जो कि कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार उसमें 4 बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बंध बाहुलता कहलाती है, जिसमें एक बंध के अतिरिक्त और भी अन्य बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसमें अपन CH4 का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना, तो CH4 में जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है ना, तो उनके बीच में 4 बंध होते हैं। तो परमाणुओं में या जो अणु होते हैं उनके बीच में यदि बंधों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो जो परमाणु है एक दूसरे के उतने ही निकट आ जाते हैं, और जब निकट आ जाते हैं तो उनको अधिक बंध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि उन बंधों को तोड़ने के लिए अपन को अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ठीक है ना, तो उससे और क्लियर हो जाएगी ये चीजें, है ना। इनके बाद एक और इसमें इसी के अंतर्गत आता है,
ठीक है ना। औसत बंध ऊर्जा, तो औसत बंध ऊर्जा के बारे में है ना, इसी के अंतर्गत वो टॉपिक है, उसको भी अपन देख लेते हैं और इसके बाद कुछ इसके उदाहरण देखेंगे, है ना। तो उदाहरण से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहीं पे अपन देख लेते हैं औसत बंध ऊर्जा। ये दो है ना, इसमें दो ही कारक है जिन पर बंध ऊर्जा निर्भर करती है, परमाणु आकार और बंध बाहुलता। इसके बाद एक अगला इसी के अंतर्गत टॉपिक है औसत बंध ऊर्जा। औसत बंध ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा है ना। तो जो बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है, तो उनके समान प्रकार के जो बंध हैं, ठीक है ना, उनके एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को अपन औसत आबंध ऊर्जा कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है औसत आबंध ऊर्जा का, है ना, और इसकी परिभाषा ही हो जाएगी, है ना। तो जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं, ठीक है ना, बहुपरमाणुक अणुओं में जो आबंध होते हैं, आबंधों की जो संख्या होती है, तो समान प्रकार के जितने ही परमाणु हैं उनके एक मोल, ठीक है ना, उनके एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की अपन को आवश्यकता होती है उसको औसत बंध ऊर्जा कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपन इसमें अपन देख सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं इसमें CH4 का। औसत बंध ऊर्जा में इसमें उदाहरण हो जाएगा CH4 का, CH4 यानी कि मीथेन। तो इसमें C बॉन्ड H है ना, तो इस प्रकार 4 आबंध होते हैं, C बॉन्ड H है ना, 4 बंध होते हैं, इसमें 4 बंध होते हैं, 4 बंध होते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसमें 4 बंध होते हैं, C बॉन्ड H है ना, एक ये हो गया, 2 3 4, 4 बंध होते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा औसत बंध ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा बराबर 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन के सभी बंध तोड़ने के लिए 1 मोल मीथेन के, 1 मोल मीथेन के सभी बंध तोड़ने के लिए, सभी बंध तोड़ने के लिए सभी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सभी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बटे में 4 बंध है तो बटे में 4 लिख देंगे, बटे में 4। औसत बंध ऊर्जा बराबर 1 मोल मीथेन की सभी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा बराबर 1 मोल मीथेन की सभी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और बटे में 4, क्योंकि 4 बंध है तो इसमें बटे में 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन औसत बंध ऊर्जा का जो मान है वो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ परमाणु दिए गए हैं, अणु दिए गए हैं और इनके बीच में जो बंध ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कुछ जो बंध हैं, ठीक है, या जो अणु हैं, यहाँ पे अपन अणु लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे अणु, यहाँ पे उनमें कौन सा बंध है, कैसा बंध है, तो यहाँ पे बंध देखेंगे अपन और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपन बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, जो बंध ऊर्जा होगी वो होगी आपकी किलो जूल मोल इनवर्स में, किलो जूल मोल इनवर्स में होगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जैसे H2 अणु, H2 अणु हो जाएगा H2, बॉन्ड उसमें होता है H बॉन्ड H, ठीक है, बंध क्या होता है H2 अणु है H बॉन्ड H, ठीक है, और इसकी जो बंध ऊर्जा होती है
जो बंद ऊर्जा का मान है वो होता है 435। 435 बंद ऊर्जा का मान होता है 435। 435 एक अणु क्या होता है, छोटा होता है। जो हाइड्रोजन का जो साइज है, हाइड्रोजन परमाणु का साइज छोटा होता है, ठीक है ना, तो इसमें बंद ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। अणु का आकार यदि छोटा है ना, तो बंद ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार क्लोरीन का देखें अपन, है ना, यदि अपन क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के में बंद ऊर्जा का मान कम हो जाता है। क्लोरीन Cl2 Cl बॉन्ड Cl, इसमें जो बंद ऊर्जा है वो होती है 243। बंद ऊर्जा का जो मान है वो 243 होता है। इसी प्रकार अपन और देखें, ब्रोमीन का देखें, है ना, ब्रोमीन का 193 हो जाता है। अगर अपन ब्रोमीन का देखें Br2, तो इसमें बॉन्ड होता है Br बॉन्ड Br, तो इसमें होता है 193। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो बंद ऊर्जा का मान कम होता जाता है, ठीक है ना। परमाणु का आकार बड़ा होता है तो वे एक दूसरे के निकट नहीं आ पाते, है ना, वो एक निकट नहीं आ पाएंगे तो इनको थोड़ी सी ही ऊर्जा अपन दे देंगे तो ये क्या है, बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन जब परमाणु छोटे होते हैं तो वे एक दूसरे के आसपास यानी कि निकट रहते हैं, इस कारण से, है ना, बंद ऊर्जा या ऊर्जा की जो मात्रा है वो अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाके बंद टूटता है। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, है ना, आयोडीन देखें अपन, है ना, तो आयोडीन में के केस में 151 होती है। जो ऊर्जा की जो मात्रा है बंद ऊर्जा वो 151 होती है। अब अपन विपरीत अणु देखें, जैसे HCl है, ठीक है ना, तो HCl में 431 होती है। HCl में देखें HCl H बॉन्ड Cl, ठीक है ना, तो इसमें होती है 431। 431 होती है। इसी प्रकार HBr देखें अपन तो 368 होती है। HBr में 368 होती है। HBr में HBr H बॉन्ड Br, तो HBr में जो बंद ऊर्जा है वो हो जाती है आपकी 368 किलो जूल प्रति मोल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन ने बंद ऊर्जा के मान पढ़े हैं, और इसके अलावा, है ना, जो बंद ऊर्जा के बारे में है वो अपन ने पूरा, है ना, डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। इसके बाद अपन देखेंगे बंद लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन अगला, है ना, पॉइंट पढ़ेंगे बंध लंबाई। अगला जो पॉइंट हो जाता है वो है आपका बंध लंबाई। बंध लंबाई, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें अपन पढ़ेंगे बंध निर्माण के समय, बंध निर्माण के समय, बंध निर्माण के समय परमाणु एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। बंध निर्माण के समय, है ना, अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। बंध निर्माण के समय अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। उनकी बीच की दूरी, उनके मध्य के बीच की दूरी, उनके बीच की यह दूरी, उनके बीच के
उनके बीच की यह दूरी, उनके बीच की यह दूरी बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। अर्थात दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की दूरी, अर्थात दो परमाणुओं के मध्य नाभिकों की, दो परमाणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, तो ये परमाणु के नाभिक से लेके दूसरे परमाणु का जो नाभिक है उनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये जो बंध होता है ना, वो जो रेखा होती है उनके ही बीच की दूरी जितनी भी होती है वो एक फिक्स होती है, निश्चित होती है, और उसी को ही अपन बंध लंबाई कहते हैं। और जो बंध लंबाई है इसको अपन एंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम। इसकी जो इकाई है वो होती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होती है जिसको अपन A0 से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉम में दर्शाते हैं। इसको एंगस्ट्रॉम में दर्शाते हैं, ठीक है। जो दूरी होती है इसको अपन एंगस्ट्रॉम में दर्शाते हैं, जिसको A0 से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बंध लंबाई है ये भी कुछ कारकों पर निर्भर करती है। तो बंध की बंध लंबाई निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो इसमें वही पॉइंट हो जाएंगे। पहला है परमाणु आकार, और दूसरा हो जाता है बंध बाहुलता। है ना, ये दो कारक होते हैं जो बंध लंबाई को। तो परमाणु आकार यदि बड़ा है, ठीक है ना, तो उनके जो नाभिक है उनके बीच की जो दूरी क्या है, बढ़ जाती है। यदि जो परमाणु है ना, बड़ा है तो उनके बीच जो नाभिक होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में है ना, जो बंध लंबाई है वो ज्यादा हो जाती है। तो परमाणु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा होती है। यदि परमाणु का आकार छोटा है तो उसकी जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है। इसके बाद है बंध बाहुलता। यदि कोई परमाणु है और उसमें है ना एक बंध के अलावा और भी बंध हैं या बंधों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो यदि बंधों की संख्या है ना ज्यादा हो जाती है तो परमाणु की जो बंध लंबाई है वो उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि जो परमाणु है जैसी उसमें बंधों की संख्या बढ़ेगी तो जो परमाणु वे एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं,
है ना, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है ना। तो ये बंधों की संख्या पर निर्भर करती है ना। यदि अधिक बंध किसी अणु में अधिक बंध है ना, तो जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है, और यदि बंधों की संख्या कम है तो बंध लंबाई क्या है, बढ़ जाती है। तो इसमें अपन देखेंगे कुछ, है ना, अणु भी है, अणु है और बंध है, और उनकी बंध लंबाई भी है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कुछ अणुओं के नाम, यहाँ पे बंध और यहाँ पे बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई। तो इसमें अणु है H2, है ना, 0.74 अणु हो जाता है इसमें H2, H बॉन्ड H, H बॉन्ड H। तो इसमें जो बंध लंबाई है वो हो जाती है 0.74, 0.74। इसी प्रकार अगला है Cl2 1.99, C बॉन्ड Cl 1.99 यानी कि Cl2, Cl2 में Cl बॉन्ड Cl 1.99 हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं परमाणु का आकार छोटा है ना, तो बंध लंबाई कम है। इस परमाणु का आकार बड़ा है तो बंध लंबाई ज्यादा है। पता कैसे चलेगा? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही, है ना, कक्ष होगा इसमें, ठीक है ना, तो आकार भी इसका छोटा होगा, बंध लंबाई कम है। इसका आकार बड़ा है, परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है ना, तो इसमें एक से अधिक कोष होंगे, इसलिए, है ना, इसकी जो बंध लंबाई है वो ज्यादा होती है। इसी प्रकार अपन और देखें, आयोडीन की देखें तो 2.67 होती है, 2.67 होती है किसकी, है ना, ब्रोमीन की। ब्रोमीन की अपन देखें तो 2.28 है, ब्रोमीन की 2.28, ब्रोमीन की अपन देखें, ठीक है, तो 2.28 होती है। वहीं पे थी आयोडीन की देखें अपन, आयोडीन की तो इसकी हो जाती है 2.68 हो जाती है, 2.67 हो जाती है। तो जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता जाता है ना, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या है, बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस बंध लंबाई के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आता है बंध कोण। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आता है बंध कोण। तो इसको एक्सीकरण, जो बंध कोण, बंध लंबाई के जो मान है, ये एक्सीकरण विवर्तन के द्वारा अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन, है ना, एरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद अपन देखेंगे बंध कोण। इसके अलावा इसमें कुछ डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं, ठीक है। इसमें अपन कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी देखे ले रहे हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये भी अपन देख ले रहे हैं। तो इसका होता है 1 पॉइंट, कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है, 1.33 होता है। ये बंध लंबाई है वे 1 है ना 33 होती है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो इसकी जो बंध लंबाई है वो 1.33 हो जाती है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो जो बंध लंबाई है, जो बंध लंबाई है वो हो जाती है 1.20 हो जाती है। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो 1.33, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 हो जाती है। वहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 रहती है, 1.54। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यदि 1.54 हो जाती है। तो इस तरीके से, है ना, अपन देखते हैं जैसे ही बॉन्ड की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, तो जो परमाणु है ना ये अधिक निकट आ जाते हैं,
है ना। इस तरीके से इनकी जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है, और जैसे इस बंधों की संख्या कम होती है ना, तो बंध लंबाई क्या है, बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है बंध कोण। तीसरा अपन देखेंगे बंध कोण। बंध कोण या बॉन्ड एंगल। तो इसमें अपन लिखेंगे जब दो परमाणु जब दो परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ अलग अलग जब दो परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, एक साथ बंध बनाते हैं तो दो बंध बनते हैं। तो दो बंध बनते हैं। तो दो बंध बनते हैं इन दोनों परमाणुओं तो दो बंध बनते हैं। इन बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं। बंध कोण कहते हैं। दो बंध बनते हैं, इन बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं। जैसे कि ए और बी परमाणु, ठीक है ना, यानी कि ए और बी परमाणु सी परमाणु के साथ एसी तथा बीसी बंध बनाए। कोई दो परमाणु है ए और बी परमाणु, यदि वो सी के साथ बंध बनाए तो ए बी और बी सी, है ना, दो प्रकार के जो बंध बनते हैं। जैसे कि दो परमाणु हैं, इस तरीके से बंध बना रहे हैं, यानी कि ये ए है और ये बी है, और सी ये क्या है, एक कोण हो जाए, ये सी क्या हो जाता है, एक कोण हो जाता है। तो इस तरीके से मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल पे मान लें अपन ए और बी परमाणु सी के साथ या सी परमाणु के साथ बंध बनाते हैं, ठीक है। तो ए सी और सी बी बनता, बी सी बनता है, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, इन दोनों बंधों के बीच या इन दोनों बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक बंध कोण हो जाता है, बंध कोण।
तो ये बंध कोण हो जाता है। इसका जो इसको अपन है ना ACB बंध कोण कहते हैं। तो इस प्रकार का जो बंध बना कोण है ये ACB बंध कोण कहलाता है। ACB है ना। तो जो ये बंध कोण होगा वो ACB बंध कोण कहलाता है। और इसे डिग्री द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। इसको डिग्री द्वारा व्यक्त करें यानी कि C डिग्री। ये वाला कोण है C पे बना है तो C डिग्री अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जितने एंगल का बनेगा ये है ना, इसको यदि नापेंगे, मान के चलिए 40 का बना तो 40 डिग्री, है ना, 30 का बना तो 30 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। और इसे भी अपन स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसके द्वारा अणु या आयन की आकृति बनाने में मदद मिलती है। इस बंध के द्वारा अपन अणु या आयन की जो आकृति होती है ना, वो अपन बना सकते हैं। वो अपन आगे देखेंगे बनाना कैसे बनाना है ना। तो इसी का अपन उपयोग करेंगे जिससे अपन है ना अणु या आयन की आकृति अपन बना सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है वो बचता है आपका आबंध कोटि। ठीक है। तो इसे इरेज किए दे रहे हैं। और इसके बाद अपन देख रहे हैं लास्ट है आबंध कोटि। इसके बाद अपन है ना लास्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे अपन बंध कोटि। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी अणु में दो परमाणु परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। यानी कि कोई अणु है, ठीक है ना। तो कोई अणु है और उसके दो परमाणु एकल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना। तो उन्हीं बंधों की जो संख्या होती है उसी को अपन बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं या बंध कोटि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए, है ना, उदाहरण देखे अपन, है ना, Cl2 O2 और N2 का उदाहरण या एग्जाम्पल देखें अपन Cl2 O2 और N2 में बंध कोटि क्रमशः 1, 2 और 3 होती है। 1, 2 और 3 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो Cl है, ठीक है ना, Cl2 है वो Cl बॉन्ड Cl से जुड़ा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। इसलिए इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 हो जाती है। O2 में डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसके लिए इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 हो जाती है। इसी प्रकार N2 में जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाती है। इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाती है। इस तरीके से इसकी 3 हो जाती है। इसी प्रकार जो सम इलेक्ट्रॉनी आयन या अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी समान हो जाती है। तो यहाँ पे अपन कुछ सम इलेक्ट्रॉनों का उदाहरण लेंगे,
ठीक है ना। कुछ सम इलेक्ट्रॉन, जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो बॉन्ड ऑर्डर है, सब इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो समान होती है, बॉन्ड ऑर्डर समान होती है। जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो समान होती है। जैसे कि अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि N2CO, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके N2CO, N2CO, NO प्लस CN माइनस, NO प्लस और CN माइनस। इनमें क्या होते हैं, सभी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सभी में कितनी होती है, 14 होती है। सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, इसलिए इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो 3 हो जाती है। इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर याद करने की ट्रिक भी होती है ना। तो ट्रिक के बारे में अपन है ना और आगे किसी है ना अगले जब भी मान के चलो इसके बारे में और आएगा, ठीक है ना। या मेनली जो कार्बन होते हैं है ना, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें अपन पढ़ेंगे, तब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर की जो ट्रिक होती है वो अपन वहां पे उसको देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको केवल इतना रखना है कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है ना, तो N2 में है ना बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, ये है 3। तो यदि सम इलेक्ट्रॉन यानी कि नाइट्रोजन जितने सभी में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होती है। इसमें है ना 14 इलेक्ट्रॉन है, जो CO है ना, तो 8 और 6 14 है, इसके 8 और 7 15 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसने बाहर कर दिया तो इसके 14 हो गए। इसी प्रकार नाइट्रोजन के 7 होते हैं, कार्बन के 6 13 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो 14। सभी में क्या सम इलेक्ट्रॉन भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यदि अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, ठीक है ना, या बॉन्ड अपन को पता है बंध कौन सा बंध होगा इनमें, तो अपन उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो बंध प्राचल थे या जो बॉन्ड है ना पैरामीटर थे वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। और आज का जो वीडियो है कुछ है ना लंबा भी हो गया है, तो आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे अपन है ना और दूसरा टॉपिक लेंगे है ना, और दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो यदि अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।